हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डिसिक्युलर लर्नर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एग्रीकल्चर क्लास 11th का मॉडल पेपर लाया हूँ। जो पेपर का पैटर्न होगा वो 50+50 मार्क्स का होगा, यानी 50 मार्क्स थ्योरी के एंड 50 मार्क्स प्रैक्टिकल के। तो जो 50 मार्क्स थ्योरी के होंगे वो इस मॉडल पेपर के हिसाब से होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन जो होता है स्टूडेंट्स में वो पहले हम दूर करें। मॉडल पेपर का ये मतलब नहीं है कि एग्जैक्टली सेम पेपर आएगा विद सेम क्वेश्चंस। ये बिल्कुल इसका मतलब नहीं है। मॉडल पेपर का मतलब है किस हिसाब से पेपर आएगा, कितने क्वेश्चंस होंगे और कितने मार्क्स वो कैरी करेंगे, उस पैटर्न क्या होगा उन क्वेश्चंस का, तो उस हिसाब से मॉडल पेपर होता है। तो ये अपने जहन से ये डाउट निकालना कि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। मॉडल पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं उसी हिसाब से आपका एग्जामिनर आपके लिए पेपर सेट करेगा। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है जो विद इन द सिलेबस होंगे। तो जो ये 50 मार्क्स का पेपर है, इसमें जो सेक्शन ए है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का, उनमें 1 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इनमें रहेंगे वो रहेंगे 10। यानी सेक्शन ए में आपको टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन में एक एक मार्क्स होगा। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ साथ ट्रू फॉल्स और एब्रिविएशन के क्वेश्चंस भी एग्जामिनर डालेगा। जो सेक्शन बी है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पार्ट 1 है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 5। और जो पार्ट 2 है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का, उसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और इसमें भी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 5। तो इसके बाद सेक्शन डी आता है जिसमें आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चंस 3 होंगे, हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स होते हैं और इसमें आपको ऑप्शन भी मिलेगा जैसा कि आप देख रहे होंगे इस समय। तो ये है पैटर्न आपके पेपर का। जो 11th में वोकेशनल सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, उसमें जो पेपर आएगा वो इसी पैटर्न का आएगा। तो चलिए अब जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपके लिए सिलेक्ट किए हैं उन पे नज़र डालते हैं। उम्मीद है आप लोग इजीली इनके आंसर्स दे पाओगे। इस वक्त हर बच्चा एक रफ और एक पेन अपने हाथ में लेकर इन क्वेश्चंस का साथ साथ में आंसर नोट करता जाएगा। तो पहले आप अपने दिमाग से सोच के आंसर लिखने की कोशिश कीजिए और आप देखिए कि आप इनमें से कितने क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर दे पाते हैं। तो चलिए सेक्शन ए का सबसे पहला क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपके लिए रखा है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैसा कि हमको पता ही है जो जॉब रोल है 11th में वो है ऑर्गेनिक ग्रोवर। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होंगे वो मेनली रिलेटेड होंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग से। तो पहला क्वेश्चन भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं है। यानी इनमें से 3 ऑप्शन ठीक होंगे और एक ऑप्शन गलत होगा। यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में चारों पॉइंट दिए गए हैं, इसमें से 3 पॉइंट ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सही है और एक पॉइंट गलत है। तो इन 4 ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन जो है नो केमिकल्स आर यूज्ड, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल इनपुट यूज नहीं किया जाता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है एनवायरनमेंट फ्रेंडली, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ये इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है हमारे एनवायरनमेंट को। तीसरा ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया है दैट इज इंक्रीज द सॉइल हेल्थ, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से अडॉप्ट करने से जो सॉइल की हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाती है, सॉइल न्यूट्रिशियस बन जाती है, सॉइल बायोलॉजिकली लाइव बन जाती है, हेल्दी बन जाती है। तो जो चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है दैट इज डिप्लीशन ऑफ सॉइल माइक्रोबियल काउंट, क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग अडॉप्ट करने से सॉइल में जो माइक्रोब्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनका काउंट कम हो जाता है या उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है। ये आपने पढ़ा हुआ है। अब आप जो आपने रफ और कॉपी निकाली है उस पे आप अपना आंसर लिख लीजिए कौन सा पार्ट इसमें रॉन्ग है। तो
मुझे लगता है आप सभी ने लिख लिया होगा आंसर। तो इसका जो आंसर राइट आंसर है दैट इज डिप्लीशन ऑफ सॉइल माइक्रोबियल काउंट। ये रॉन्ग है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से तो जो माइक्रोब्स है सॉइल में, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनका काउंट जो है वो बढ़ जाता है। क्योंकि जो ऑर्गेनिक इनपुट्स हम डालते हैं वही तो फूड होता है इन माइक्रोब्स के लिए। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा तो उतना ज्यादा वहां पर माइक्रोबियल काउंट होगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी। तो जो डी ऑप्शन है ये सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है एज फार एज ऑर्गेनिक फार्मिंग इज कंसर्न। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। विच वन इज ए ग्रीन मैन्योर क्रॉप? ग्रीन मैन्योरिंग के बारे में हम लोगों ने क्लास लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो क्वेश्चन है कि इन 4 ऑप्शंस में सही ऑप्शन कौन रहेगा? कौन सा इनमें से ग्रीन मैन्योर क्रॉप है? किस क्रॉप को इनमें से ग्रीन मैन्योरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है? यानी इनमें से किस क्रॉप को प्लो बैक किया जाता है इनटू द सॉइल, ताकि सॉइल का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो इंक्रीज हो जाए, उसका स्ट्रक्चर इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, तो कौन सी क्रॉप है जो ग्रीन मैन्योरिंग के लिए हम यूज करते हैं? तो पहला ऑप्शन है मेज। तो मेज तो सीरियल क्रॉप है, तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि सीरियल क्रॉप्स को हम यूज नहीं करते हैं ग्रीन मैन्योरिंग के लिए। दूसरा जो पार्ट है वहां पर जो दिया गया है पैडी, अगेन है सीरियल क्रॉप, तो ये आंसर भी गलत है। तो तीसरा ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया है दैट इज डेंचा, ये करेक्ट ऑप्शन है। डेंचा इज अ ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप। ठीक है, जो चौथा ऑप्शन था वो था नन ऑफ द अबव। थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पर रॉन्ग दिया गया होता तो हमें आंसर में डी लिखना था, नन ऑफ द अबव। बट यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में डेंचा दिया गया है, तो डेंचा इज अ ग्रीन मैन्योर क्रॉप, और क्वेश्चन वही पूछ रहा था कि इनमें से ग्रीन मैन्योर क्रॉप कौन सा है। तो इसका आंसर आएगा डेंचा। उम्मीद करता हूँ आप में से सभी लोगों ने राइट आंसर पहले ही लिखा होगा। नाउ जो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दैट इज दिस सॉइल फर्टिलिटी इज रिड्यूस्ड ड्यू टू। जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो किस चीज से रिड्यूस हो जाती है? तो पहला ऑप्शन है पुअर ड्रेनेज, दूसरा ऑप्शन है इम्बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, तीसरा ऑप्शन है ओवर वाटरिंग, और लास्ट ऑप्शन में दिया गया है ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे पहले ऑप्शन ए की तरफ देखते हैं हम, पुअर ड्रेनेज। तो ड्रेनेज आप लोगों को पता ही है, ड्रेनेज का मतलब है एक्सेस वाटर को फील्ड से रिमूव करना, चाहे वो सरफेस वाटर होगा या सब सरफेस वाटर होगा। आपको मैंने पढ़ाया है कि सॉइल पोर्स में दो चीजें होती हैं, सॉइल आयर होता है और वाटर होता है। तो एक आइडिया सॉइल के लिए जो है 25% आयर और 25% वाटर का होना जरूरी है सॉइल पोर्स में। नाउ अगर सॉइल में जो है पुअर ड्रेनेज होगी, यानी पानी बाहर ही नहीं निकलेगा, तो एयर के लिए जगह नहीं होगी, तो प्लांट्स जो है वो एयर नहीं ले पाएंगे थ्रू रूट्स, तो वो सफोकेट होके मर जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे फंगल डिजीजेस होती हैं जो पानी से फैल जाती है, उससे भी प्लांट खत्म हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो ठीक है। चलिए अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इम्बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो मैंने आपको बोला है कि हमेशा जो फर्टिलाइजर्स है उनको बैलेंस्ड डोज में ही देना चाहिए, क्योंकि जो फर्टिलाइजर है तो अगर एक्सेस में देंगे तो हाइड्रोटॉक्सिटी हो सकती है, तो प्लांट जल सकता है, और अगर कम देंगे तो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो सकती है और सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी और प्लांट की ग्रोथ हिंडर हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ओवर वाटरिंग। ओवर वाटरिंग से क्या होगा? एक्सेस वाटर फील्ड में जाएगा, ये फिर से जो मैंने पुअर ड्रेनेज में कहा था, तो एरेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी सॉइल में, तो इससे भी सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस होगी। तो इस क्वेश्चन में दिए गए तीनों ऑप्शन जो है, पहले तीन ऑप्शन वो करेक्ट है, क्योंकि उनसे सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस होती है। तो इसका मतलब है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, now coming on to question number 4. Question number 4, the three primary nutrients needed for plant growth are। हमने ऑलरेडी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ लिया है, जो कि अर्नन एंड स्टाउट ने 1939 में दिया था। तो वहां पर मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया था कि अर्नन एंड स्टाउट ने क्लासिफाई किया है न्यूट्रिएंट्स को तीन हेड्स में, तीन टाइप्स में। ठीक है, पहला बेसिक न्यूट्रिएंट्स, दूसरा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और तीसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स।
और जो मैक्रो न्यूट्रेंट्स है उसमें दो पार्ट्स निकलते थे न्यूट्रेंट्स के, एक प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी। तो मैंने बोला था वहां पर जो प्राइमरी न्यूट्रेंट्स है उनमें कौन कौन सा न्यूट्रेंट आता है, एन, पी और के, ठीक है। और जो ये CHO है ये बेसिक न्यूट्रेंट्स है, और जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर है ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है। और जो बाकी 3 न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर दिए गए हैं दीज आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो प्लांट को कम क्वांटिटी में जरूरत होती है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो ऑब्वियसली ए पार्ट रहेगा, यानी एन, पी और के 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछता है कि विच क्रॉप पॉजेसेस सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, किस क्रॉप में सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाया जाता है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया है कि जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो राइजोबियम है, और वो पल्सेस में पाया जाता है, लिग्यूमिनेशियस क्रॉप्स में पाया जाता है, जिनकी फैमिली को हम लिग्यूमिनेसी या पोएसी बोलते हैं। तो चलिए अब इन ऑप्शंस में हम लिग्यूम क्रॉप को ढूंढते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कॉटन, तो ये तो बिल्कुल लिग्यूम क्रॉप नहीं है, ये फाइबर क्रॉप है, ठीक है। तो दूसरा क्रॉप दिया गया है यहाँ पर पैडी, पैडी हमारा राइस। तो ये सबको पता है कि पैडी जो है, राइस जो है, ये ग्रेस फैमिली से बिलोंग करता है, ये सीरियल्स में आता है, तो ये तो लिग्यूम क्रॉप नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर मेज दिया गया है, अगेन ये सीरियल क्रॉप है। तो जो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है दैट इज पी, जो ये पी है, पायसम सटावम, ये लिग्यूम है, लिग्यूमिनेशियस क्रॉप है, लिग्यूम फैमिली से बिलोंग करता है। तो जो इसके रूट्स होते हैं वहां पर नड्यूल्स होते हैं, तो राउंड राउंड से बियर्ड लाइक वहां पर बियर्ड्स की तरह छोटे छोटे राउंड नॉट्स होते हैं, उन्हीं नॉट्स में राइजोबियम सिम्बायोटिकली रहता है। तो जो ऑप्शन डी यहाँ पर दिया गया है ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यही हमारा आंसर होगा। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें बताता है कि MS स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, तो जो वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है वो भी हमने पढ़ लिया है, और जो इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है वो भी हमने पढ़ लिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि MS स्वामीनाथन जो है ही इज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, तो दैट मीन्स इसका आंसर ट्रू आएगा। और जो वर्ल्ड में फादर माना जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन का, नॉर्मन बोरलॉग। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 जो यहाँ पर है दैट इज वीड इज एन अनवांटेड प्लांट। बार बार आपको मैंने ये पढ़ाया है कि वीड किसे कहते हैं, तो यहाँ पर वही क्वेश्चन आया है, वीड इज एन अनवांटेड प्लांट। क्या वीड एक अनवांटेड प्लांट है? क्या वीड हम उस प्लांट को कहते हैं जो रॉन्ग प्लेस पे ग्रो करता है, रॉन्ग टाइम पे ग्रो करता है और अनवांटेड होता है? तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो इसका आंसर आएगा ट्रू। वीड एक अनवांटेड प्लांट है जो हमारे क्रॉप के साथ ग्रो होता है और compete करता है फूड के लिए, वाटर के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, स्पेस के लिए और सनलाइट के लिए। तो इस तरीके से हमारा क्रॉप जो है वो ग्रो नहीं कर पाता है प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या पूछ रहा है, फुल फॉर्म ऑफ रैम इज। जो रैम है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो मैंने आप लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी सीक्वेंस में जो है रैम और रोम के बारे में पढ़ाया है कि 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज होती है। जो रैम होती है दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो रोम होती है दैट इज रीड ओनली मेमोरी। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम होती है ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, जैसा कि आपको पता होगा कि ये तब तक स्टोर करके रखेगी डेटा को जब तक पावर सप्लाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं कि वो हमसे क्या पूछता है। फुल फॉर्म ऑफ CPU। बहुत इजी क्वेश्चन है। CPU की फुल फॉर्म आपको लिखनी है दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं क्योंकि सारी अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, जो भी काम है वो CPU ही करता है। इसको दिमाग कहते हैं कंप्यूटर का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो सेक्शन ए का है दैट इज प्रेशराइज्ड इरिगेशन इंक्लूड्स ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। हमने डिफरेंट टाइप्स की इरिगेशन मेथड्स पढ़े हैं, जिनमें से ग्रेविटी फ्लो इरिगेशन एक मेथड था और दूसरा मेथड था
प्रेशराइज्ड इरिगेशन। तो प्रेशराइज्ड इरिगेशन में हम प्रेशर का यूज करते हैं, मोटर लगाते हैं, पावर सोर्स लगाते हैं। तो इसमें दो टाइप्स के मेथड्स हमने पढ़े हैं, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन। दैट मीन्स इसका आंसर आएगा ट्रू। तो इसी के साथ जो पहला सेक्शन है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद है कि इनमें से 100% आंसर्स आप सबको आए होंगे। चलिए अब हम सेक्शन बी देखते हैं कि हमसे क्या क्या पूछा गया है यहाँ पर। तो जैसा कि हमें पता है कि इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, टाइप फर्स्ट, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है दैट इज व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन, यानी आपको यहाँ पर जो आंसर है वो शॉर्ट आंसर लिखना है, यहाँ पर ज़्यादा लंबा आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि 2 ही मार्क्स है तो हमेशा स्मार्ट वर्क किया करो, मार्क्स के हिसाब से आंसर लिखा करो, इससे आपका टाइम सेव होगा। तो व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन पार्ट हमने पढ़ा 20 नंबर्स का, मैंने बोला था आपको उसमें 20 नंबर्स आएंगे, तो ये पहले 2 नंबर कम्युनिकेशन पार्ट में है। व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने पढ़ा, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल में मैंने आपको बोला कि इसमें वर्ड्स यूज करके हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन which is done by using words। जैसे अभी मैं आप लोगों के साथ जो मेरा वीडियो देखेगा उनके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन है। तो इसमें मैं वर्ड्स का यूज कर रहा हूँ और मैं वर्ड्स यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, यानी मैंने लिखे हैं यहाँ पर वर्ड्स, आप वो वर्ड्स पढ़ भी रहे हैं और मेरी वॉइस सुन भी रहे हैं। तो यहाँ पर हम वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो भी 2 टाइप्स की वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये भी हमने पढ़ा था कि वर्बल कम्युनिकेशन 2 टाइप्स की है, जब वर्ड्स स्पीक किए जाएं और लिसन किए जाए इसको हम बोलते हैं ऑरल कम्युनिकेशन। जब वर्ड्स राइट किए जाए और रीड किए जाए इसको हम बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन। तो दोनों चीजें हम इस वक्त यहाँ पर कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन लिखने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो यहाँ पर है, यानी सेकंड क्वेश्चन जो है सेक्शन बी का, दैट इज व्हाट इज ग्रूमिंग। तो ये पर्सनल हाइजीन में आता है ग्रूमिंग का क्वेश्चन। ग्रूमिंग हम किसे कहते हैं, जो भी चीज़ें हम अपने आप को साफ सुथरा रखने के लिए, अपने आप को अट्रैक्टिव रखने के लिए करते हैं, उसको हम ग्रूमिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नहाना, बालों में कंघी करना, दांतों में ब्रश करना, अपने नेल्स काटना, ठीक है, जो हेयर कट है वो अच्छा सा हेयर कट रखना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, अपने शूज पॉलिश करके स्कूल आना, ठीक है, यानी हमें अप टू डेट रहना है, नीट एंड क्लीन रहना है, साफ सुथरा रहना है। तो जो भी चीजें हम साफ सुथरा रहने के लिए, अपने आप को अट्रैक्टिव रखने के लिए करते हैं, उनको हम ग्रूमिंग कहते हैं। आई होप ये भी आप अच्छे से वहां पर लिख पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है दैट इज व्हाट इज ग्रीटिंग। व्हाट इज ग्रीटिंग, ग्रीटिंग हम किसे कहते हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं तो बात शुरू करने से पहले हम ग्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम, इसको हम ग्रीटिंग कहते हैं। तो ये फर्स्ट वर्ड्स होते हैं जब आप किसी के साथ मिलते हैं, तो हमारे जुबान से समथिंग फ्रेंडली निकलता है, फ्रेंडली वर्ड्स निकलते हैं, कैसे हो, हेलो, हाय, सलाम करते हैं या आदाब करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो गुड मॉर्निंग, ठीक है, ये सब क्या है, ये ग्रीटिंग में आएगा। यानी ग्रीटिंग इज समथिंग फ्रेंडली दैट यू से और डू व्हेन यू मीट समवन, ठीक है, इसको हम ग्रीटिंग कहते हैं। ये भी आप अच्छे से वहां पर आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है दैट इज राइट टू बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो पहले ही मैंने कहा हमारा जॉब रोल ही ऑर्गेनिक ग्रोअर है, आपने सब कुछ जो भी पढ़ा है वो इन रिलेशन तो ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ा है। तो 2 बेनिफिट्स क्या, अगर आपको 10 बेनिफिट्स भी लिखने होंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग में, वो भी मुश्किल नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए, अगर आपने हर कोई लेक्चर अच्छे से पढ़ा और समझा होगा। तो 2 बेनिफिट्स लिखने हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के, मुझे लगता है इसी पेपर से हमें निकलेगा उसका आंसर। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर निकलेगा। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो हमने ऊपर पहला ही क्वेश्चन किया था, तो उसमें देखो आपको 2 पॉइंट आराम से निकलेंगे। पहला बी ऑप्शन क्या है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, तो ये एक बेनिफिट आएगा कि ये इको फ्रेंडली होता है, ये हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये सेफ होता है एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। तो दूसरा भी वहीं पर दिया है, जो तीसरा ऑप्शन था उसमें इंक्रीज द सॉइल हेल्थ, तो
ये सॉइल की हालत को इंक्रीज करता है। ये लीजिए आपके जो दो यहाँ पर लिखने थे इसके बेनिफिट्स, तो ये लीजिए बेनिफिट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही आपको मिले। तो आपको स्मार्ट वर्क करनी है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन पेपर से ही बहुत सारे आंसर्स भी निकल सकते हैं अगर आप ध्यान से क्वेश्चन देखोगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का 2 नंबर्स का, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग हम किसे कहते हैं, आप क्या समझते हैं नेचुरल फार्मिंग से। तो डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग हमें पता होना चाहिए, तब जाकर हम नेचुरल फार्मिंग को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अपने क्लास लेक्चर्स में कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसमें बेसिक जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस है लाइक प्लॉइंग, टिल्टिंग, मिक्सिंग ऑफ मैन्योर्स, वीडिंग वगैरह, वो सब हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं। लेकिन जो नेचुरल फार्मिंग होती है उसमें प्लॉइंग वगैरह, टिलेज वगैरह या फर्टिलाइजर्स डालना वो हम नहीं करते हैं, वो नेचुरली ग्रो होता है। जैसे नेचुरल इकोसिस्टम्स में ग्रो होते हैं ना प्लांट्स, वैसे ही ग्रो होता है, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल फार्मिंग। वहां पर हम ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं एनवायरनमेंट के साथ, सॉइल के साथ, तो दैट इज नेचुरल फार्मिंग। ऐसा फार्मिंग टाइप जिसमें कोई प्लॉइंग नहीं, कोई टिलेज नहीं, कोई टिल्टिंग ऑफ सॉइल नहीं, कोई फर्टिलाइजर नहीं, कोई वीडिंग नहीं, इट इज डन जस्ट द वे इट वुड बी इन नेचुरल इकोसिस्टम, इसको हम बोलते हैं नेचुरल फार्मिंग। तो ये भी आप आसानी से वहां पर लिख सकते हैं। नाउ सेक्शन सी की तरफ हम देखते हैं जो कि शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन है, यानी 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आएंगे, 5 क्वेश्चन इसमें भी होंगे, तो इसका आंसर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन से थोड़ा बड़ा ही हमें लिखना है। तो पहला क्वेश्चन जो हमें पूछा गया है यहाँ पर, जो मैंने रखा है आप लोगों के लिए, दैट इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एक शॉर्ट नोट 2-3 लाइन्स का नोट लिखना है आपको रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो रिन्यू होते रहते हैं एक अच्छी खासी रेट पे, तो जिसकी वजह से वो डिप्लीट नहीं होते हैं। तो और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो जो है वो रिन्यू नहीं होते हैं, या अगर होते भी है तो बहुत एक्सट्रीमली स्लो रेट पे होते हैं, तो वो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में लिखना है हमें, तो इसमें हम यही पॉइंट लिखेंगे कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम फ्लो रिसोर्स भी कहते हैं। ये एक ऐसा रिसोर्स होता है जिसको हम रिपीटडली यूज भी करते हैं और ये खत्म नहीं होता है, क्योंकि ये नेचुरली रिप्लेस होता है, फिर से बन जाता है। जैसे हमारी सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो या जियोथर्मल एनर्जी है, और बायोमास एनर्जी है, ये रिन्यूएबल एनर्जीज में आती हैं। तो जैसे हम सोलर प्लेट्स लगाते हैं आजकल, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी है, क्योंकि कयामत तक जो है सूरज चढ़ता रहेगा और सोलर एनर्जी हमें मिलती रहेगी। इस तरीके से जो विंड एनर्जी है, विंड भी आती रहती है कुछ एरियाज में, तो कंटिन्यू विंड्स होते हैं वहां पर, उसका ज्यादातर यूज होता है तो पावर जनरेट करने के लिए। तो ये रिन्यूएबल एनर्जीज होती हैं जो कि रिप्लेस होती है नेचर में, इस वजह से वो रन आउट नहीं हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोबाइल फोन एंड स्मार्टफोन। तो ये तो आप लोगों से बेहतर कोई जानता नहीं होगा, तो इसका आंसर तो आपको बखूबी पता होगा कि मोबाइल फोन और स्मार्टफोन में क्या फ़र्क है। मोबाइल फ़ोन से हम कॉलिंग और टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं, लेकिन जो स्मार्टफोन है उससे हम कैमरा का यूज़ भी ले सकते हैं, म्यूज़िक प्लेयर का भी, इंटरनेट का भी, यानी वो मल्टीपल टास्क करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था इसी के रिलेटेड, दैट इज 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर प्लांट ग्रोथ। आज जो हमने लिखा था NPK, तो ये मैंने आप लोगों को क्लास लेक्चर में समझाया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में क्या फ़र्क है। ये दोनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। तो फ़र्क क्या है, जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है ये सीड जर्मिनेशन से ही ज़रूरत होते हैं प्लांट को, ठीक है। जब सीड को हम सो करते हैं तो वो जर्मिनेट हो जाता है, तो तब से लेकर आखिर तक ये प्लांट को ज़रूरत होते हैं, तो इनको प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। वाइल एज जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये प्लांट को जरूरत पड़ते हैं आफ्टर इट हैज अटेन्ड सर्टेन ग्रोथ। जब प्लांट थोड़ी बहुत ग्रोथ करता है, जब बड़ा हो जाता है थोड़ा बहुत, तो
जर्मिनेट होने के बाद से लेकर ये आखिर तक ज़रूरत पड़ते हैं प्लांट को, तो इनको सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो वैसे तो मैंने आपको कहा जो भी न्यूट्रिएंट उन 16 एसेंशियल एलिमेंट्स में है जो अर्नन और स्टाउट ने दिए हैं, सब के सब एसेंशियल है, इनके बगैर प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। अब कोई ज़्यादा चाहे, कोई कम चाहे, कोई पहले से चाहे, कोई बाद में चाहे, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ रुख करते हैं। राइट 3 एडवांटेजेस ऑफ ड्रिप इरिगेशन। ये क्वेश्चन भी ऊपर आया था कि प्रेशराइज्ड इरिगेशन में ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन आता है, तो ये ट्रू फॉल्स में था, तो इसमें ट्रू आया था। तो वही ड्रिप इरिगेशन जिसमें पानी ड्रॉप की सूरत में, ड्रॉप्स की सूरत में डायरेक्टली रूट जोन पे दिया जाता है। तो इसकी 3 एडवांटेजेस हमें बतानी है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहली एडवांटेज आप लिख सकते हो कि इसमें जो है 70% या 80% तक पानी बच जाता है। तो दूसरा आप लिख सकते हैं इसमें कि इसमें जो है सॉइल इरोजन का खतरा नहीं होता है, रन ऑफ का खतरा नहीं होता है, ठीक है। तो इसके ज़रिए हम फर्टिलाइजर्स भी दे सकते हैं, यानी उसी पानी में फर्टिलाइजर जिस टैंक से पानी ड्रिप के लिए जा रहा होगा उसमें फर्टिलाइजर मिला सकते हैं हम इसी पानी के थ्रू। तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं फर्टिगेशन। तो इसी तरीके से हम सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स भी डाल सकते हैं इसी पानी के जरिए, तो तब इस टेक्निक को बोलते हैं हम हर्बिगेशन। तो ये फर्टिगेशन और हर्बिगेशन याद रखना, ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस की ड्रिप इरिगेशन की। इसी तरीके का क्वेश्चन है कि राइट 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ स्प्रिंकल इरिगेशन। अब डिसएडवांटेज लिखने हैं स्प्रिंकल इरिगेशन का। जो दूसरा टाइप का जो प्रेशराइज्ड इरिगेशन है स्प्रिंकल इरिगेशन, जिसमें पानी जो प्रेशर के साथ निकलता है, जैसे शावर से पानी निकलता है ना, वैसे ही जो है स्प्रिंकल इरिगेशन पानी छोड़ता है, जस्ट लाइक रेन। ये पानी जो है कैनोपी के ऊपर डालता है, प्लांट के ऊपर फेंकता है, जैसे बारिश आती है ना वैसे ही ये पानी फेंकता है, जैसे शावर पानी फेंकता है। तो इसकी डिसएडवांटेजेस बतानी है हमें। ये हमने अच्छे से पढ़ लिया था कि स्प्रिंकल इरिगेशन के जो डिसएडवांटेजेस है उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इट रिक्वायर्स हाई पावर सोर्स। में पावर सोर्स जो मोटर है वो हाई होना चाहिए, तभी तो प्रेशर दूर फेंकेगा पानी को। दूसरा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है बहुत ही ज्यादा होती है, पहले पहले बहुत पैसा लगता है, तो स्मॉल फार्मर्स होंगे वो इसका यूज कम ही कर पाते हैं। तीसरी डिसएडवांटेज मैंने कहा कि ये पानी जो है ये राइजर्स के थ्रू ऊपर की तरफ होता है, इसका राइजर वो फेंकता है पानी ऊपर से, तो अगर विंड होगी तो वो पानी ऑफ टारगेट चला जा सकता है, वो पता नहीं कहाँ जाएगा, वो क्रॉप्स में नहीं आएगा। तो और एक डिसएडवांटेज है इसकी, जो इसमें जो पाइप सिस्टम है ना उसको रोडेंट्स जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो और जो इसका जो स्प्रिंकल होता है यथ कशिर पे छुक छ वनान तथ थोप सेक वगैरह, तो वो हमें रिप्लेस करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे स्प्रिंकल इरिगेशन के। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन सी जो है शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड का वो खत्म होता है। तो सेक्शन डी की तरफ जाते हैं जो कि है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इसमें 3 क्वेश्चन होंगे सिर्फ चॉइस के साथ। इसमें आपको चॉइस मिलेगी, तो आपको 2 में से एक एक क्वेश्चन करना है। जैसे 21 क्वेश्चन नंबर है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन 2 में से एक करना है, न कि तीनों में से कोई भी 3 करने, ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में जो क्वेश्चन 2 दिए गए हैं उनमें से एक करना है आपको, ठीक है, ये याद रखना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, अगर उनको क्वेश्चन नंबर 21 का ये पार्ट भी आता है और ये पार्ट भी आता है, वो दोनों लिखते हैं, उनको लगता है हमने 2 कर लिए, नहीं, वो एक ही कंसिडर होगा, ठीक है। आपको इसमें एक और इस क्वेश्चन में एक करना होगा, ये याद रखना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सीपीयू। ऊपर ही मैंने बताया सीपीयू क्या है, इजी क्वेश्चन है, ये आप लिख सकते हो। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, इसकी फंक्शंस क्या क्या है वो आप लिख सकते हैं। एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ सीपीयू, आंसर है वो लॉन्ग होगा, इसमें जो आंसर है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, वो लॉन्ग होगा। तो उन पार्ट्स का फंक्शन भी साथ साथ लिखोगे वहां पर, जो कि मैंने आपको बताया है कि जो सीपीयू है इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU, ये भी एब्रिविएशन आ सकती है। ALU की फुल फॉर्म लिखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या MU मेमोरी यूनिट। तो इसमें रैम आती है, ठीक है, रैम और रोम आते हैं। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं सीपीयू की, इसकी फंक्शंस आपने पढ़ी हैं वो भी वहां पर मेंशन कर लेना। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करना चाहोगे तो इसका और पार्ट भी है, डिफाइन एंटरप्रेन्योर एंड व्हाट आर क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर।
ये हमने अच्छे से पढ़ लिया है कि एंटरप्रेन्योर हम किसे कहते हैं, जो कि आप एक नया बिजनेस आइडिया लाके उसको उस बिजनेस आइडिया को रन करता है, ठीक है, उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और व्हाट आर द क्वालिटीज, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर की, वो हमने सारी क्वालिटीज पढ़ ली है। उसमें पेशेंस होनी चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, आज टू थिंकिंग होनी चाहिए, उसमें ओपन होना चाहिए टू क्वेश्चंस टू क्रिटिसिज्म। ये सब क्वालिटीज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में होती है। तो इसी तरीके से और एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22, डिफाइन ऑर्गेनिक फार्मिंग, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, हमारे जॉब रोल का बेसिक क्वेश्चन ही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किसे कहते हैं। ऐसा फार्मिंग सिस्टम जिसमें हम सिर्फ नेचुरल इनपुट्स यूज करते हैं, कोई केमिकल इनपुट यूज नहीं करते हैं, उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, एडवांटेजेस तो आपको पता ही है, माइक्रोबियल काउंट बढ़ जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, ये सेफ होता है फॉर ह्यूमंस, फॉर पेट्स, फॉर इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये सब आएंगे एडवांटेजेस में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी आप लिख सकते हो। या और पार्ट में आया है डिफरेंशिएट बिटवीन कमोडिटी क्रॉप एंड स्पेशलिटी क्रॉप। ये मैंने आपको बोला है, जो कमोडिटी क्रॉप है इसको हम ग्रो करते हैं लार्ज वॉल्यूम्स में और हाई इंटेंसिटी पे, स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ सेल टू कमोडिटीज़ मार्केट, यानी इसको रॉ मार्केट में बेच दिया जाता है। तो इसमें आएंगे हमारे जो सीरियल क्रॉप्स है, राइस है, वीट है, मेज़ है, इसके अलावा कॉटन, जूट, टी, कॉफ़ी, रबर एक्स्ट्रा सब इसी में आएंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द स्पेशलिटी क्रॉप्स। स्पेशलिटी क्रॉप्स में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ट्री नट्स और नर्सरी क्रॉप्स आती है, जिनको हम किसी स्पेशल पर्पस यानी एस्थेटिक या मेडिसिनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है, दैट इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एंड राइट टू एडवांटेजेस ऑफ ईच। एक तो डिफाइन करने हैं और एडवांटेज, दो एडवांटेजेस लिखने हैं, बहुत ही ईजी है। मिक्सड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग, ये दोनों हमने पढ़ लिए हैं, बहुत आसान है। मिक्सड क्रॉपिंग हम किसे कहते हैं, मिक्सड मीन्स, पहले वर्ड पे ध्यान देना, यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता है मिक्सड क्रॉपिंग और मिक्सड फार्मिंग में। जो मैंने आपको बोला है, मिक्सड क्रॉपिंग में हम दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को मिक्स करके, उनके सीड्स को मिक्स करके ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, इसको मिक्सड क्रॉपिंग कहते हैं। अगर मिक्सड फार्मिंग आएगा तो उसमें हम क्या करते हैं, हम क्रॉप्स के साथ साथ लाइव स्टॉक को भी रेज करते हैं, उसको हम मिक्सड फार्मिंग कहेंगे। अगर वो आएगा मिक्सड फार्मिंग तो आप उसी हिसाब से उसका आंसर लिख लेना। और एक जो यहाँ पर पार्ट दिया गया है, दैट इज इंटर क्रॉपिंग। अच्छा, पहले हम इसकी एडवांटेजेस दो लिख लेते हैं मिक्सड क्रॉपिंग की। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये होती है कि टोटल क्रॉप फेलियर से बच जाता है फार्मर। अगर एक क्रॉप सक्सेसफुल नहीं हुआ तो जो हमने मिक्स क्रॉप में दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स लगाए थे, तो बाकी क्रॉप्स तो उगेंगी, सारी क्रॉप्स तो फेल नहीं होती है। तो इस तरीके से फार्मर के पास कुछ तो बचेगा अपने सर्वाइवल के लिए। तो ये एक बड़ा सा एडवांटेज है मिक्सड क्रॉपिंग का। दूसरा, हम ऐसे क्रॉप्स को चूज करते हैं मिक्सड क्रॉपिंग के लिए जो सप्लीमेंट्री होती है एक दूसरे के, कंप्लीमेंट्री होती है एक दूसरे की, वो मदद करते हैं एक दूसरे को। तो उससे सब क्रॉप्स का जो यील्ड है वो ज्यादा निकलता है एज कम्पेयर टू सोल प्लांट। अगर सोल प्लांटिंग अलग अलग उनको हम ग्रो करते हैं, उससे ज्यादा ऐसे उनमें भी यील्ड आता है। तो ये भी एक एडवांटेज बन जाता है। और एक एडवांटेज, इससे वीड कंट्रोल अच्छे से होता है, इससे पेस्ट कंट्रोल अच्छे से होता है, वो आपने पढ़ लिया है। और जो इन नाउ कमिंग ऑन टू इंटर क्रॉपिंग, जब हम दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करेंगे लेकिन विद डेफिनेट रो पैटर्न, फिक्स्ड रेशियो। यहाँ पर मेन क्रॉप एक होता है और जो नेक्स्ट क्रॉप होता है उसको हम इंटर क्रॉप बोलते हैं। तो मेन क्रॉप के हिसाब से तमाम इंटरकल्चरल ऑपरेशंस होंगी, न कि इंटर क्रॉप के हिसाब से। तो मेन क्रॉप यहाँ पर एक होता है, उसी के हिसाब से हमें सारा कुछ करना है, फर्टिलाइजर्स, वीडिंग, वाटर यानी इरिगेशन, सब कुछ हम करेंगे किसके मुताबिक, एज पर द डिमांड्स ऑफ मेन क्रॉप। तो दिस इज इंटर क्रॉप। यही फर्क है मिक्सड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग में। मिक्सड क्रॉपिंग में कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है, सीधे मिक्स किया सीड्स को और ब्रॉडकास्ट कर दिया जमीन में, कोई लाइन नहीं होती है, यानी एक लाइन इस क्रॉप की, दूसरी लाइन दूसरे क्रॉप की, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन इंटर क्रॉपिंग में प्रॉपरली फिक्स्ड रेशियो होता है। फॉर एग्जांपल 3 लाइन्स हम पैडी की लगाएंगे और फिर साथ में हम उसमें एक रो किसी भी इंटर क्रॉप का शो करेंगे, जैसे ब्लैक ग्राम है, ग्रीन ग्राम है, सिजेम है, फिंगर मिलेट है, या कोई अदर माइनर मिलेट होगा, वो उसके साथ हम इंटर क्रॉप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का और पार्ट भी दिया गया है, डिफाइन वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल वीड्स बायोलॉजिकली।
बहुत इजी क्वेश्चन है। वीड्स को डिफाइन करना है। पहले ही आपने इसी पेपर में ऊपर देखा कि वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स, तो बन गई उसकी डेफिनेशन। ये भी मैंने बोला कि वो compete करते हैं हमारे क्रॉप के साथ और यील्ड में कमी लाते हैं, तो हो गई इसकी डेफिनेशन। यहाँ मैंने आपको बोला है वीड्स की 2-3 डेफिनेशंस मैंने आपको बोली थी। प्लांट ग्रोइंग एट अ रॉन्ग प्लेस एंड एट अ रॉन्ग टाइम। हाउ कैन वी कंट्रोल, ना सेकंड पार्ट जो इसी क्वेश्चन का है, हाउ कैन वी कंट्रोल वीड्स बायोलॉजिकली। हम बायोलॉजिकली वीड्स को कैसे कंट्रोल करेंगे। सो व्हाट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो हमने पढ़ा है कि बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल या बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल एक ऐसा मेथड है जिसमें हम नेचुरल एनिमीज को यूज करके पेस्ट को, वीड को मैनेज कर लेते हैं। तो हम कैसे करेंगे, बाय यूजिंग नेचुरल एनिमीज। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल की कि इंडिया में जो प्रिकली पेयर वीड है, कैक्टस की स्पीशीज है प्रिकली पेयर, तो उसको कोकिनियल इंसेक्ट की मदद से कंट्रोल किया जाता है। बहुत सारे इंसेक्ट्स का यूज करके हम वीड्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि लेडी बर्ड बीटल आता है, इसमें ड्रैगन फ्लाइज आती है, इसमें स्मॉल पैरासिटिक वास्प्स आते हैं। ये सारे क्या है, ये बायोलॉजिकली वीड्स को कंट्रोल करते हैं। इनको बायो कंट्रोल एजेंट्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा 50 मार्क्स का मॉडल पेपर था 11th क्लास के लिए। जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स है जिनका जॉब रोल ऑर्गेनिक ग्रोवर है, तो उनके लिए मैंने ये एक मॉडल पेपर तैयार किया है। होप आप लोगों को इस पेपर की मदद से पेपर का फॉर्मेट है वो समझ आया होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने सेक्शंस होंगे, कितने मार्क्स के होंगे। तो इसी हिसाब से क्वेश्चंस होंगे, तो आप अच्छे से समझ लेना अपने सिलेबस को। जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम लगे तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू।